सुनो, भैया का फोन आया था आज। अमन ने श्रुति से कहा। वो चौंक गई। क्यों? अभी तो पिछले हफ्ते ही तो अम्मा को लेकर गए हैं। अब क्या आफत आ गई है? कह रहे थे कि होली पर इस बार माँ को हमारे पास भेज देंगे। उन्हें अपनी ससुराल जाना है 1 हफ्ते के लिए। अमन बोला तो श्रुति फट पड़ी। कह देती हूँ, अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी, मुझसे नहीं होती लगातार तुम्हारी माँ की सेवा। अभी तो गई है। अरे सुनो श्रुति, अमन ने चिरोरी करते कहा, तुम बात बात में रूठा ना करो। तुम जानती हो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, इसलिए मुझे बार बार मायके जाने की धमकी क्यों देती हो? जान, और क्या करूं? तुम्हारी भाभी बहुत होशियार समझती है खुद को। जब हमारा टर्न था हमने रखा माँ को। तुम्हारी अब उनकी बारी आई तो लगी बहाने बनाने। अपने मायके जाना है तो माँ को भी साथ ले जाओ। करता हूँ कुछ बाबा, लेकिन देखो तुम मायके जाने की बात दोबारा ना करना। उसके करीब आते अमन बोला तो श्रुति मुस्कुरा दी। तुम भी किसी को अपने प्यार में कबाब की हड्डी नहीं बनने दोगे, वादा करो। कहते हुए श्रुति ने अपना गोरा मुलायम सा हाथ अमन की तरफ बढ़ाया तो अमन ने उसका हाथ जल्दी से अपने होठों से लगाकर चूम लिया और वो इठलाती हुई काम का बहाना बनाकर उससे हाथ छुड़ा के किचन की तरफ भागी। अमन परेशान था। कहने को उसने कह दिया था श्रुति से, लेकिन बड़े भाई मयंको से क्या कहे। उनकी पत्नी यानी उसकी भाभी सुमन जॉब करती थी। उन्हें अम्मा को रखने में ज़्यादा दिक्कत होती थी क्योंकि अम्मा वहाँ खाने में हमेशा नुक्स निकालती थी। दरअसल खाना बनाने वाली के हाथ का खाना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता था। इधर श्रुति तो सारा दिन घर में ही रहती थी, पर जब तक अम्मा यहाँ उनके पास रहती वो किसी न किसी बहाने अम्मा के खिलाफ अमन के कान भरती ही रहती थी और वो परेशान हो उठता था और बेचैनी से इंतजार करता था उस दिन का जब वो बड़े भाई मयंक के यहाँ रहने जाए। बड़ा अजीब लगता था अमन को कि जिस अम्मा ने उन दोनों भाई और 2 बहनों को बड़े आराम से पाल लिया था, जबकि उस वक्त ना इतनी सुविधाएं हुआ करती थी और ना ही इतना पैसों की इफरायत। अब वो दोनों भाई को बहुत अच्छी पोस्ट पर काम कर रहे थे, अकेले अम्मा को नहीं रख पा रहे थे। जब तक बाबूजी थे उन्हें पता ही नहीं चला माँ बाप की जिम्मेदारी क्या होती है। माँ पिता में अच्छी बॉन्डिंग थी। सारे बच्चे त्योहारों पर इकट्ठे होते। दोनों बहन भी अपने पतियों और बच्चों संग आ जाती। खूब रौनक लगाते सब मिलकर और जाते हुए उनके माँ बाप उन्हें अक्सर कुछ दे ही देते। पिताजी ने बहुत कुछ छोड़ा था जाते हुए। ऐसा नहीं था कि उनकी माँ उन बच्चों पर आर्थिक रूप से आश्रित थी, पर इस बड़ी उम्र में अकेले रहने के नाम से डर जाती थी। भगवान ना करे कभी कुछ ऐसा हो जाए तो कोई देखने वाला भी तो होना चाहिए। उन्हें लगता था कि दोनों बेटे कहीं आपस में भिन्न न जाए, कि माँ उनके पास ही रहेगी, पर सच्चाई इससे कोसों दूर निकली। वो दोनों तो इस बात पर लड़ रहे थे कि माँ को तू रख ले, मैं नहीं रख पाऊंगा। उनकी माँ कल्याणी की आंखें भर आई जब उसने अपने बच्चों का इतना स्वार्थी रूप देखा। ये वही बच्चे हैं जो अपने बाबूजी के आगे मिन्नतें करते नहीं थकते थे कि आप दोनों हमारे साथ चलो। क्यों वो एक दिखावा था क्या? इन्हें जरा भी फिक्र नहीं थी हमारी और न हमसे, प्यार ही था। हे भगवान, इनकी परवरिश में कहाँ गलती हो गई? वो सोचती कल्याणी ने बहुत मना किया फिर उनके साथ जाने के लिए, लेकिन फिर उसकी बेटियां अड़ गई कि माँ को हम साथ ले जाएंगे। कितनी भी आधुनिक हो कल्याणी, पर बेटियां दामाद के घर रहने के संस्कार नहीं थे उसके। आखिर मन मारकर ये तय हुआ कि 6-6 महीने एक एक लड़के के पास रहेगी। वो शुरू में कुछ समय कट गया था चैन से, फिर विवाद होने लगे। लड़कों को शिकायत थी माँ से कि पिताजी की संपत्ति का बंटवारा क्यों नहीं करती, उस घर को बंद करके क्यों डाला है। कल्याणी डरती थी कि अभी मेरे हाथ में कुछ है तो शायद लालच में ही मेरा ख्याल रखेंगे। एक बार मुझसे सारे अधिकार छीन लिए तो कहीं मुझे दर दर की ठोकर खाने को ना छोड़ दे। जब उठते बैठते दोनों बेटों बहुओं ने कल्याणी को तंग कर दिया तो फिर एक दिन आया जब उसने वो पुश्तैनी मकान बेचना तय किया। मकान बिकता
तो उसका सामान भी बेचना पड़ा। कल्याणी उस सामान से इमोशनली जुड़ी हुई थी। मिट्टी के भावों बिकते उस सामान की कीमत कल्याणी के लिए करोड़ों से ज़्यादा थी। उफ, ये लड़की की मेज। उस पर अमन और मयंक के पिता बैठकर कितनी लिखी पढ़ी का काम निपटाते थे। वो रसोई में रखा ऊंचा गद्दीदार स्टूल जो उन्होंने कितने प्यार से मेरे लिए बनवाया था कि तू खड़े खड़े काम करते थक जाती होगी, इस पर बैठकर बनाया कर खाना। कल्याणी उस पर प्यार से हाथ फेरती रह गई और बच्चों ने निर्दयता से उसे कबाड़ी को बेच दिया। कुछ महंगे सामानों के लिए वो आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे थे। भैया, ये ओ जनरल का स्लिप्ड एसी में ले जाऊंगा। उसकी छोटी लड़की सोना बोली तो उसके दामाद ने भी कोई विरोध नहीं किया और कल्याणी साक्ट सी देखती रही। ये डबल डोर फ्रिज तो पापा ने मुझे देने को कहा था। बड़ी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। अमन और मयंक बड़बड़ा रहे थे। पैसा जायदाद सामान सब में हिस्सा लेने को तैयार बैठी है। ये दोनों और माँ को रखने की बात आएगी तो माँ उन्हें फ्री कर देगी, यह कहकर कि ये लड़कियां हैं। कल्याणी फटी आंखों से ये सब तमाशा देखती रही। इन्हें मुझसे जरा प्यार नहीं, इन्हें रुचि है तो इस बात में कि किसके हिस्से में क्या सामान आ रहा है। कोई एक स्वार्थी हो तो आदमी संतोष कर भी ले, पर यहाँ तो बड़े से छोटे तक, लड़की हो या लड़का, बहू हो या दामाद, सभी एक समान मतलब ही निकले। कल्याणी सोच में पड़ गई। इस निर्जीव सामान को बटरने में इन्हें इतना अच्छा लग रहा है और जीती जागती माँ सामने खड़ी है, उसकी भावनाओं की तनिक भी कद्र नहीं है। ये लोग कहते हैं आजकल ज़माने में बड़ा कंपटीशन है, हर बात में दौड़ लगी है। अगर आप धीरे चलोगे तो दौड़ में पीछे रह जाओगे, इसलिए आँख मीचे ये लोग दौड़ चले जा रहे हैं। पर कहाँ और कब रुकना है इसकी उन्हें खबर ही नहीं है। और फिर सामानों की तरह कल्याणी का भी बंटवारा हो गया था। साल के पहले 6 महीने बड़े बेटे मयंक के पास और बाद के 6 महीने अमन के पास। हालांकि कल्याणी को ऐसा करने में जोर पड़ा था क्योंकि मयंक हिल स्टेशन पर था। जनवरी और फरवरी में वहाँ बर्फ़ जमी रहती थी और उसे जोड़ों में दर्द की शिकायत थी। और अमन प्लेन में था, वहाँ की चिपचिपी गर्मी उसे परेशान कर देती। पर कौन सुने, उसकी बेटों का तानाशाही फरमान जारी होता है और वो चुपचाप वहीं रहने को मजबूर थी। अब जनवरी में अमन कल्याणी को मयंक भैया के पास छोड़ के आ गया था और अचानक से मयंक भैया का फ़ोन आ गया कि वो माँ को आके ले जाए क्योंकि उन्हें और सुमन भाभी को उनके साले की शादी में स्टेटस जाना है और फिर वो होली करके ही लौटेंगे। अब अमन चल तो दिया था माँ को लाने फिर से, लेकिन उसका दिल धड़क रहा था। श्रुति रूठ के चली ही गई तो क्या करूँगा, मुझे तो उसके बिना रात को नींद भी नहीं आती। भैया सही, कोई तारीख पूछूंगा कि इस बीच माँ को कहाँ रखा जाए। वहाँ पहुँचकर वो दोनों भाई इसी बात पर आपस में गर्मा गर्म बहस में उलझे थे कि ऐसी स्थिति में माँ का बंटवारा कैसे हो। कल्याणी ने ये सुना तो वह आवाक रह गई। कुछ देर तो वो सुन्न पड़ गई, लेकिन फिर हिम्मत बटर के बोली, बेटा तुम दोनों मेरी बात कान खोलकर सुन लो। चौंक के उन्होंने माँ को देखा। आखिर क्या कहना चाहती है? ये देखो, मैं काफ़ी समय से नोटिस कर रही हूँ, तुमसे कोई भी मुझे साथ रखने को तैयार नहीं है। बेटा, मैं कोई सामान नहीं हूँ जिसका बंटवारा करोगे। तुम आधा तू रख ले, आधा मैं रख लूँ। बूढ़ा आदमी एक जगह रहने का अभ्यस्त हो जाता है तो कहीं दूसरी जगह उसे पसंद नहीं आता आसानी से। लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे साथ सामंजस्य बैठाने का प्रयास कर रही थी, पर तुम दोनों ने सिद्ध कर दिया कि तुम्हें अपनी माँ के मान सम्मान की तो छोड़ो, उसकी किसी भी भावना की कोई कद्र नहीं। ऐसे में मेरा निर्णय है कि मैं अलग ही रहूँगी। मैंने एक ओल्ड एज होम में बात भी कर ली, वो मुझे रख लेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, जब बूढ़े होकर रहने के लिए मकान बनाओ अपना, उसमें एक आउट हाउस ज़रूर बनाना। क्यों? दोनों एक साथ बोले। क्योंकि जब तुम्हारा बुढ़ापा आएगा तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें वही रखेंगे। बच्चे जैसा देखते हैं उसे
बहुत जल्दी सीख जाते। ये सुनते ही अमन और मयंक के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। वह कल्याणी के कदमों पर गिर गए। माँ, हमें माफ़ कर दीजिए। आपने हमारी आंखें खोल दी। आप जब तक जहाँ रहना चाहे रह सकती है। अपनी पत्नियों से तो पूछ लो पहले। माँ ने याद दिलाया। उनकी क्या औकात माँ वो कुछ बोल सके। वो तो हमारी सह पर ही इतराती है, उन्होंने कहा तो कल्याणी मंद मंद मुस्कुरा दी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह प्यारी सी माँ बेटे और बंटवारे की कहानी पसंद आएगी। तो प्लीज़